तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज के बारे में बात करने वाले हैं। इसका नाम है काली ब्रोमैटम, या जिसे पोटेशियम ब्रोमाइड भी कहते हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो किसी पुरानी होम्योपैथिक या शायद मेडिकल किताब का हिस्सा लगती है। आज हम एक तरह से जासूस की तरह काम करेंगे। हमारे पास ये सुराग हैं और इनसे हम एक एक पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे कि वो व्यक्ति कैसा है, क्या महसूस करता है, उसे क्या परेशानियां हैं। देखते हैं ये सब मिलकर क्या कहानी बताते हैं। ये तरीका बिल्कुल सही रहेगा क्योंकि हमारे पास जो जानकारी है वो इसकी एक पूरी की पूरी प्रोफाइल बनाती है। मतलब इसमें इंसान की शारीरिक बनावट से लेकर उसके नर्वस सिस्टम के लक्षण, उसकी इमोशनल हालत और कुछ खास बीमारियां, सब कुछ शामिल है। और इस प्रोफाइल को समझते हुए ये याद रखना ज़रूरी है कि ये स्रोत किस नज़रिए से लिखा गया है। ये कोई मॉडर्न डायग्नोसिस नहीं है। ये होम्योपैथी के मटीरिया मेडिका से लिया गया लगता है, जहां लक्ष्य किसी एक बीमारी का इलाज करना नहीं बल्कि उस व्यक्ति के पूरे पिक्चर से मेल खाने वाली दवा खोजना है। इसीलिए आपको यहाँ लक्षणों का इतना अनोखा मिश्रण मिलेगा। अच्छा, तो ये कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है। मतलब हम किसी एक बीमारी की नहीं बल्कि एक खास तरह के इंसान की बात कर रहे हैं। तो चलिए इस तस्वीर को बनाना शुरू करते हैं। पहली बात जो मेरा ध्यान खींचती है वो ये है कि ये किसके लिए ज्यादा सूटेबल है। मोटापे की तरफ झुकाव वाले बड़े शरीर के लोग, और ये भी कि ये बड़ों से ज्यादा बच्चों पर बेहतर काम करता है। ये तो शुरू में ही एक बहुत साफ फिल्टर लगा देता है। हाँ, ये एक तरह से कैनवस सेट कर देता है जिस पर बाकी की तस्वीर बनेगी। ये तुरंत हमें एक खास शारीरिक प्रकार की ओर इशारा करता है। तो इस कैनवस पर पहला रंग भरते हैं, शरीर और नर्वस सिस्टम पर इसके असर से शुरू करते हैं। एक बात जो इसमें कही गई है वो है शरीर के कुछ हिस्सों का सुन्न पड़ जाना, जैसे गला, स्वर यंत्र या यूरिनरी ट्रैक्ट। मतलब वहां महसूस करने की ताकत कम हो जाती है। और ये सिर्फ बाहरी त्वचा का सुन्न होना नहीं है, ये अंदरूनी अंगों की संवेदनशीलता में कमी की बात है, जो दिखाता है कि शरीर का अपने ऊपर से कंट्रोल कम हो रहा है। ये एक गहरी समस्या का संकेत है। और इसी कंट्रोल की कमी का एक और उदाहरण है लड़खड़ाती अनिश्चित चाल। इसमें एक बहुत ही अजीब सी बात लिखी है, जैसे किसी को लगे कि उसके पैर पूरे फुटपाथ पर फैले हुए हैं। वाह, क्या अजीब और सटीक तरीका है समझाने का। सही पकड़ा आपने। ये वो एहसास है जो कभी-कभी बहुत ज्यादा थक जाने पर होता है, जहां आपको जमीन का अंदाजा नहीं लगता। लेकिन यहाँ तो ये एक स्थायी स्थिति है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, ये प्रोप्रियोसेप्शन की समस्या है। यानी दिमाग को ये अंदाजा ही नहीं लग पा रहा कि शरीर के अंग, खासकर पैर, कहाँ है। और स्रोते सिर्फ अनाड़ीपन नहीं कहता, वो इसे मांसपेशियों में तालमेल की कमी और तंत्रिका संबंधी कमजोरी से जोड़ता है। चाल का लड़खड़ाना और मांसपेशियों का तालमेल ना होना, ये दोनों ही साफ तौर पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में किसी गड़बड़ी की ओर इशारा करते हैं। और फिर आती है वो बेचैनी। ये तो इस पूरी तस्वीर का केंद्र लगती है। शांत नहीं बैठ सकते, घूमते फिरते रहना जरूरी, हाथ और उंगलियां लगातार हरकत में रहती हैं। इसमें बेचैन हाथ का खास तौर पे जिक्र है। मैं तो कल्पना करके ही थक जा, मतलब एक पल भी चैन नहीं। ये तो किसी टॉर्चर जैसा लगता है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, जहां अंदर की उथल-पुथल शरीर पर दिखाई देती है। ये बेचैनी सिर्फ एक आदत नहीं है। स्रोत इसे सीधे तौर पर चिंता, दुख या बिजनेस में हुए नुकसान से होने वाली नींद ना आने की समस्या से जोड़ता है। यह साफ इशारा है कि शरीर की बेचैनी मन की बेचैनी से ही पैदा हो रही है। यह एक तरह का साइकोमोटर एजिटेशन है। मतलब ये जो लगातार हाथों को हिलाना है, ये कोई मामूली नर्वस आदत नहीं, बल्कि बहुत गहरे दुख या चिंता का बाहरी रूप है। और जहां शरीर इतना बेचैन हो, वहां मन का शांत रहना तो लगभग नामुमकिन है। मुझे लगता है स्रोत में इसके भावनात्मक पक्ष के बारे में भी काफी कुछ कहा गया होगा। बिल्कुल, शरीर की कहानी मन की कहानी से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। स्रोत में जो भावनात्मक लक्षण बताए गए हैं वे उतने ही गंभीर हैं, अगर ज्यादा नहीं तो। जैसे कि बेकाबू रोने के दौरे और गहरे उदासी भरे भ्रम। ये कोई हल्की फुल्की उदासी नहीं है, ये तो एक ऐसी गहरी अनियंत्रित भावनात्मक स्थिति है। मनोवैज्ञानिक लक्षण काफी गंभीर बताए गए हैं। इन शब्दों पर गौर कीजिए। उदास, निराश, चिंतित और सबसे डरावना एहसास कि वो अपना दिमागी संतुलन खो देंगे। ये डर कि कोई अपना मानसिक नियंत्रण खो रहा है, अपने आप में बहुत भयावह होता है। ये एक ऐसी गहरी मनोवैज्ञानिक पीड़ा है जहां इंसान को लगता है कि वो खुद को खो रहा है। और याददाश्त का खोना, ये तो बहुत ही डरावना लगता है। बोलना भूल जाना,
भुलक्कड़पन, यहाँ तक कि कोई शब्द बोलने से पहले किसी को बताना पड़े कि वो क्या बोलना चाहता है। क्या स्रोत ये बताता है कि ये किसी शारीरिक बीमारी की वजह से है या ये पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। स्रोत के हिसाब से ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। वो इसे नर्वस या तंत्रिका संबंधी कमजोरी से जोड़ता है। ऐसा लगता है कि चिंता का स्तर कितना ज्यादा है कि वो दिमाग के काम करने की क्षमता पर ही हावी हो गया है। ये एक दुष्चक्र है। आप घबराए हुए हैं इसलिए शब्द भूल जाते हैं, और जब आप शब्द भूल जाते हैं तो और ज्यादा घबरा जाते हैं। तो ये सिर्फ भूलना नहीं है, बल्कि जानकारी को प्रोसेस करने और उसे जाहिर करने की पूरी प्रक्रिया ही धीमी पड़ गई है। स्रोत में अनुपस्थित मन या एब्सेंट माइंडेड शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जो इस मानसिक धुंध को बहुत अच्छी तरह से दिखाता है। हाँ, और ये सब मिलकर एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीर बनाते हैं जो अपने ही मन और शरीर में फंसा हुआ महसूस कर रहा है। शारीरिक कंट्रोल कम है, इमोशनल कंट्रोल कम है, और अब सोचने समझने का कंट्रोल भी हाथ से निकलता जा रहा है। तो अब तक हमारे पास एक बेचैन, चिंतित, शारीरिक रूप से असंतुलित और मानसिक रूप से परेशान व्यक्ति की तस्वीर है। अब उन खास बीमारियों को देखते हैं जिन्हें स्रोत इससे जोड़ता है। ये लिस्ट काफी लंबी और हैरान करने वाली है। हाँ, ये बहुत व्यापक है। इसमें बच्चों के रात के डर से लेकर जिसमें बच्चा नींद में चीखता है, रोता है और डरावने सपने देखता है, सोमनाम्बुलिज्म यानी नींद में चलने तक की समस्या शामिल है। स्रोत ये भी कहता है कि बच्चे को दोस्त भी शांत नहीं करा पाते, जो डर की गहराई को दिखाता है। और ये सिर्फ बच्चों तक ही सीमित नहीं है। इसमें घबराहट, गुस्से या इमोशनल वजहों से होने वाली ऐंठन का भी जिक्र है, खासकर नर्वस प्लीथोरिक लोगों में। प्लीथोरिक का मतलब अक्सर ऐसे लोगों से होता है जिनका शरीर भरा हुआ होता है। फिर से ये उसी बड़े शरीर वाले शारीरिक प्रकार से जुड़ गया। ये पैटर्न बार बार आता है। अब मिर्गी को देखिए, स्रोत सिर्फ मिर्गी कहकर नहीं रुकता। नहीं, इसका जिक्र तो बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक है। जन्मजात, सिफिलिटिक या ट्यूबरक्युलर टाइप की मिर्गी, और समय भी बताया गया है। अक्सर मासिक धर्म से 1 या 2 दिन पहले या फिर अमावस्या पर दौरे पड़ते हैं। और ये भी कि दौरे के बाद सिर दर्द होता है। ये बहुत ही खास परिस्थितियों का जिक्र है। बिल्कुल, और ये दूसरे एरिया भी कवर करता है। 1 मिनट, स्रोत में हेजा इन्फैंटम का जिक्र है। आज के जमाने में ये शब्द ज्यादा सुनने को नहीं मिलता। इसका क्या मतलब है? पुराने समय में यह बच्चों में होने वाले गंभीर डायरिया और उल्टी के लिए इस्तेमाल होता था, जिससे डिहाइड्रेशन का बहुत खतरा रहता था। स्रोत कहता है कि यह दिमागी जलन के साथ होता है। तो स्रोत यहाँ एक बहुत ही गंभीर और जानलेवा स्थिति की बात कर रहा है। और समय की सटीकता देखिए। शिशुओं में सुबह 5 बजे के आसपास होने वाला पेट दर्द, ये समय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि होम्योपैथी में अलग अलग उपायों के लिए अलग अलग समय बताए गए हैं। ये बहुत ही बारीक डिटेल है। गर्भावस्था के दौरान तंत्रिका संबंधी खांसी का जिक्र भी है। यह कोई आम खांसी नहीं है। यह सूखी, कठोर और लगभग लगातार होती है, जिससे गर्भपात का खतरा होता है। यह फिर से नर्वस सिस्टम के जरूरत से ज्यादा उत्तेजित होने का लक्षण है। और बोलने की समस्या फिर से आती है, इस बार हकलाने और धीमी, कठिन बोली के रूप में। ये याददाश्त खोने और शब्द भूलने वाली बात से जुड़ता है। ये दिखाता है कि संचार की पूरी प्रक्रिया में रुकावट आ सकती है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं लड़खड़ाती चाल की, गहरे डिप्रेशन की, मिर्गी की, और फिर अचानक से मुहासे। ये तो बिल्कुल अलग दुनिया की बात लगती है। स्रोत इन दोनों को कैसे जोड़ता है? क्या इसमें कोई लॉजिक है? यही तो इस तरह के पुराने ग्रंथों की सबसे दिलचस्प बात है। आज की मेडिकल सोच में एक न्यूरोलॉजिस्ट और एक डर्मेटोलॉजिस्ट 2 अलग-अलग विशेषज्ञ हैं, लेकिन यहाँ स्रोत एक ही इंसान को देख रहा है। उसका तर्क ये है कि जो अंदरूनी बेचैनी और सिस्टम में गड़बड़ी है, वो सिर्फ दिमाग या नसों पर ही नहीं, बल्कि त्वचा पर भी अपना असर दिखाएगी। मुहासे यहाँ सिर्फ एक स्किन प्रॉब्लम नहीं, बल्कि पूरी प्रणाली के असंतुलन का एक बाहरी लक्षण है। तो त्वचा को शरीर का आईना माना जा रहा है। और यहाँ भी मुहासों का वर्णन बहुत सटीक है। सिंप्लेक्स, इंड्यूराटा, रोजेशिया, नीले लाल मवाद वाले दाने जो चेहरे, छाती और कंधों पर होते हैं और भद्दे निशान छोड़ जाते हैं। और फिर से देखिए ये किसके साथ जुड़ा है। स्थूल आदतों वाले युवा मांसल व्यक्तियों में। स्थूल आदतें शायद बहुत ज़्यादा खाने पीने या एक अनियंत्रित जीवन शैली की ओर इशारा कर रहा है। तो अब पूरी तस्वीर साफ हो रही है। एक मोटापे की तरफ झुकाव वाला इंसान जिसकी आदतें अनियंत्रित हैं,
जो भावनात्मक रूप से परेशान और बेचैन है और जिसे मिर्गी से लेकर मुहासों तक की समस्याएं हो सकती हैं। स्रोत के आखिर में एक छोटा सा हिस्सा है जिसे संबंध कहा गया है। इसमें 2 बातें हैं। पहली, यह सीसा विषाक्तता यानी लेड पॉइजनिंग के लिए एक मारक है। ये जानकारी तो एकदम से कहीं से आ गई। अगर हम इसे नर्वस सिस्टम पर इसके असर की बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो शायद ये इस स्रोत के तर्क के अंदर समझ में आता है। लेड पॉइजनिंग के बहुत गंभीर न्यूरोलॉजिकल प्रभाव होते हैं। मांसपेशियों में कमजोरी, तालमेल की कमी, ये लक्षण काली ब्रोमैटम की प्रोफाइल में बताए गए लक्षणों से काफी मिलते जुलते हैं। तो स्रोत यहाँ एक तरह का जैसे को तैसा वाला सिद्धांत बता रहा है कि जिस तरह के लक्षणों वाले लोगों के लिए ये उपयोगी है, उन्हीं तरह के लक्षणों को ये ठीक भी कर सकता है, भले ही उनका कारण कुछ और हो। बिल्कुल, ये होम्योपैथी के मूल सिद्धांतों में से एक है। दूसरी बात जो ये नोट करता है वो ये है कि मुहासों के मामले में ये अक्सर यूजेनिया ज़ैम्बोस के बाद उपचारात्मक होता है। इसका क्या मतलब हुआ? ये यूजीनिया ज़ैम्बोस क्या है? यूजेनिया ज़ैम्बोस भी एक होम्योपैथिक उपाय है जो अक्सर मुहासों के लिए इस्तेमाल होता है। तो स्रोत यहाँ यह कह रहा है कि उपचार एक प्रक्रिया है, एक क्रम है। हो सकता है पहले यूजेनिया ज़ैम्बोस दिया जाए और जब वो अपना काम कर दे तो बची हुई समस्या को ठीक करने के लिए काली ब्रोमेटम की जरूरत पड़े। ये बताता है कि इलाज एक गतिशील प्रक्रिया है। तो इस पूरी गहरी पड़ताल के बाद हम देखते हैं कि स्रोत ने एक बहुत ही जटिल और बारीक तस्वीर पेश की है। काली ब्रोमेटम को सिर्फ अलग-अलग लक्षणों का इलाज नहीं बताया गया, बल्कि एक खास तरह के इंसान के लिए एक उपाय बताया गया है। एक ऐसा इंसान जो शारीरिक बेचैनी, गहरी चिंता और मिर्गी से लेकर मुहासों तक कई समस्याओं के एक समूह से जूझ रहा है। और जो एक विषय बार बार उभर कर आता है वो है नियंत्रण का खोना। भावनाओं पर नियंत्रण, याददाश्त पर, बोलने पर और यहाँ तक कि शरीर की हरकतों पर भी। बेचैन हाथों से लेकर बच्चे के पेट दर्द के समय तक की बारीकियां इस वर्णन को बहुत विशिष्ट और यादगार बनाती हैं। ये कोई सामान्य चिंता नहीं है, बल्कि एक बहुत ही खास तरीके से जाहिर होने वाली चिंता है। यह हमें सोचने के लिए एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। स्रोत किसी व्यक्ति की शारीरिक बनावट और आदतों को सीधे उसके भावनात्मक और रोग संबंधी लक्षणों से जोड़ता है। ये आगे सोचने पर मजबूर करता है। पुरानी चिकित्सा प्रणालियां शरीर, मन और यहां तक कि किसी की आदतों को किस हद तक एक अविभाज्य इकाई के रूप में देखती थीं, और ये उस तरीके से कैसे अलग है जिस तरह से हम आज अक्सर स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं, जहां हम हर अंग और हर समस्या को अलग अलग करके देखते हैं।